पहले एक्सरसाइज डालो, चलो एक्सरसाइज डालो। प्रतिशत, प्रतिशत चल रही है ना अपनी, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अब लिखो पहला सवाल, इसमें लिखो एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, आय पहले 20% 20% बढ़ाई गई, बढ़ाई गई। इसके बाद फिर 20% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई, बढ़ाई गई। उसकी कुल आय में, कुल आय में, उसकी कुल आय में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, की वृद्धि हुई। करो जल्दी से सवाल, जो उस दिन तुम्हें कराए थे उसी सवाल पर आधारित है। चवालीस प्रतिशत सबका ये आ रहा है। प्लस माइनस ए बी वाला फॉर्म लगाओ अंशु, वो वाला फॉर्म लगाओ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी वाला, उससे करो। ये 100 पे बढ़ाओ, 100 पे बढ़ाओगे 20 बढ़ाइए तो 120 हो जाएगी, फिर 20 बढ़ाइए 120 हो जाएगी, तो 120 गुणा 120 दो बार हो जाएगा। कल बार देखो मैं करवा दूँ, यानी समझ लो है नहीं। देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, ऐसे सवालों को करने का तरीका समझ लो है नहीं। 2-3 तरीके हैं, उसे समझ लो। देखो पहला तरीका तो है जो आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है नहीं, यानी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। एक तो तरीका ये वाला है। अब इसमें अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो प्लस का सिंबल लेना है, और अगर कमी हो रही है तो माइनस का सिंबल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों जगह वृद्धि हो रही है, यानी 20% की वृद्धि हो रही है और अगले भी 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि दो बार हो रही है, तो हमें क्या लेंगे, दोनों बार प्लस का चिन्ह लेंगे, ठीक है। अब ए की जगह क्या मानना है, ए की जगह ये मान लो, और बी की जगह क्या मानना है, दूसरा वाला 20 मान लो, ठीक है। तो अब लगा दो, देखो तो प्लस कितना हो जाएगा 20, प्लस कितना आ जाएगा 20, प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 और बटे कितना आ जाएगा 100। 20 और 20 कितने हो गए 40 प्लस। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा 44 और 4, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44%। तो 44% ये आंसर अगर प्लस में आया तो इसका मतलब वृद्धि हो गई है, ठीक है। और अगर माइनस में आता तो क्या बताता, ये कमी हो गई है, तो इसका मतलब इतनी हो गई है वृद्धि। उसकी जो कुल आय बढ़ी है वो कितने परसेंट बढ़ गई है, कुल आय में वृद्धि हुई है 44% की। एक तो ऐसा तरीका है, दूसरा भी समझो, और भी सवाल करने हैं ना, अभी एक ही सवाल थोड़ी करना है। देखो और सवाल, दूसरा सवाल ये है, दूसरा तरीका कि 20% की वृद्धि हुई है तो आप 100 पे 20 बढ़ा दो। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो 100 पे आप बढ़ा दोगे, कमी हो रही है तो 100 पे घटा दोगे। तो देखो 20 बढ़ रही है तो 100 पे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो 120% लिख दो, ठीक है। फिर दोबारा से अगर वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दो 100 पे, और अगर कमी हो रही है तो घटा देंगे, ठीक है। तो फिर कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, तो क्या करेंगे हम, फिर 120% कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या लाना है, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत में आंसर लाना है। तो 2% दिख रहे हैं तुम्हें, भाई 2% का क्या काम है, हमें तो केवल 1% चाहिए, तो 1% को गायब कर दो। और आपको ये पहले ही पता है कि भी प्रतिशत का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 1/100 होता है। तो इस प्रतिशत की जगह में क्या लिख दूंगा, बटे 100, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 120 गुणा 120, 1% आप बचा कर रखो और बटे में क्या आ जाएगा, इस प्रतिशत की जगह 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, 12 की गुणा करेंगे तो कितना आता है 144। अब 144% आ गया। इस मेथड में ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ये आंसर जो भी आए, अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो जितना ज्यादा आ रहा है उतने परसेंट की वृद्धि हो गई है, वही आंसर होगा। अगर ये 100 से कम आ रहा है तो 100 में से घटाएंगे, तब जितनी कमी हो रही है उतनी कमी मानी जाएगी, ठीक है। जैसे 100 में से ये कितना ज्यादा है, 100% से ये कितना ज्यादा रिजल्ट, ये 44% ज्यादा, तो इसका मतलब है कि 44% की हम क्या बताएंगे, वृद्धि हो रही है। अगर मान लो आंसर यहाँ पे 90% आया होता तो हम ये कहते कि 100 से 90 रह गया, 100% से 90% रिजल्ट आया तो 10% की कमी हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, आ रही है ये वाली। तो एक तरीका ये वाला है, ये भी अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। एक तरीका मैं और बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितना बनेगा भाई, 1/, कितना बनेगा 5, ठीक है, 1/5 बनेगा। अब वृद्धि हो रही है ना, तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा दो, वृद्धि हो रही है तब। तो देखो 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 पे 1 बढ़ा देंगे, तो 5 लिखेंगे पहले और फिर 1 बढ़ा देंगे। 5 पे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 पे 1 बढ़ाएंगे तो 6। दोबारा भी क्या हो रही है 20% की वृद्धि, 20% का मतलब वही फिर से 1/5, तो 5 पे फिर से 1 बढ़ा देंगे, तो 5 पे 1 बढ़ाएंगे तो 6। अब इधर की गुणा करा लेंगे अलग, तो 5 की 5 में गुणा कराएंगे तो 25,
6 की 6 में गुणा कराएंगे तो 36। अब ये रिजल्ट 25 था, 25 से हो गया 36, तो कितना बढ़ गया मान, तो 5 और 6 कितना बढ़ गया 11। कहां से बढ़ा है 25 से, ठीक है। जहां से हम बढ़ के आ रहे हैं, यहां से चल के आ रहे हैं, उसे हम बटे में लगाएंगे, फिर गुणा क्या करेंगे प्रतिशत में। 11 25, जो 11 बढ़ रहा है वो 25 से बढ़ रहा है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई करके हम ये पता लगाएंगे 100 पे कितना बढ़ रहा है, वही तो प्रतिशत होता है। तो इसे सॉल्व कर लो, 25 चौका 100 और 11 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44%। तो यहाँ भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 44%। ये 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अच्छा कमी कैसे पता चलती, कमी ऐसे पता चल जाती, मान लो यहाँ पे वैल्यू रह जाती बड़ी और यहाँ पे छोटी हो जाती, तो फिर कमी हो रही है, इसका मतलब। सही है बात समझ में आ गई। तो ये 3 तरीके हैं, आप 3 तरीके में से कोई सा भी लगा के देखना। इसी पे आधारित है तुम्हारे जो आयत वाले सवाल हैं, आयत वाले क्षेत्रफल वाले सवाल होते हैं कि भी आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में इतने % की कमी हो गई, ये वृद्धि हो गई। तो एक तो वो सवाल, ऐसे ही वृत्त वाले, वर्ग वाले, वो सारे सवाल इसी आधारित पर करने हैं, ठीक है। वो क्षेत्रफल के सवाल होंगे, लेकिन लगेगा क्षेत्रफल के, लेकिन वो प्रतिशत से जाएंगे, तो वो सवाल और मैं करवा दूं, ठीक है। इसी पे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो मैं रफ करूं, मिटाल दो पूरा, चलो। तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है वही तुम्हारे जो क्षेत्रफल वाले सवाल हैं, आयतन वाले सवाल हैं, वो भी पेपर में आते हैं, तो वो सवाल आप करके दिखाना। एक बात आप समझ लेना, देखो क्षेत्रफल की अगर बात होगी ना कभी, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जो इकाई है वो क्या होती है, वर्ग मीटर, ठीक है। या तो वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग इकाई होती है, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है 2 बार। तो जो भी क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा किसी के में भी, वो परिवर्तन 2 बार होता है। जैसे मान लो अगर मैंने वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या में कोई भी परिवर्तन करा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि उसके क्षेत्रफल में निकालने के लिए 2 बार परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज चलो हम सवालों से करेंगे तब पता चलेगी। एक सवाल में दे रहा हूं, इससे सवाल करना। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि करने पर, 30% की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ये सवाल कर दो, यानी सिंपल है। अभी वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, आपको याद ये रखना है कि जो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का संबंध जो होता है त्रिज्या से, वो कैसा होता है, वो होता है तुम्हारे वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यानी अगर त्रिज्या में कोई परिवर्तन हो रहा है तो त्रिज्या में होगा 2 बार परिवर्तन, तब जाके क्षेत्रफल में परिवर्तन आप निकाल पाओगे। देखो इसे देखो भी जल्दी से, नहीं कैसा आंसर लाओगे आप। जैसे 30% है, अब देखो कई तरीके मैंने बताए थे, 3 तरीके। एक तो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी वाला, उससे भी हो जाएगा। यानी देखो 30 प्लस 30 और प्लस वृद्धि हो रही है ना 30% की, तो क्या कर दोगे आप, 30 गुणा 30 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 30 और 30 60 हो गया, प्लस 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 69%। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा मैंने क्या बताया था, उससे भी कर सकते थे, 130, 100 पे 30 बढ़ाओ, 100 पे 30 बढ़ाओ 130, और बटे में क्या लगा दो 100, ठीक है, 1% लगा दो, 2 जीरो कट जाएंगे, 13 13 में कितना हो जाएगा 169। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 69 ज्यादा है, तो 69% की वृद्धि हो गई, यही आंसर है। नहीं, दूसरा तरीका क्या बताया था, आप 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 3/10, तो 10 पे 3 की बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 13, तो 10 से 13 आप 2 बार कर दो ये काम, तो 10 की 10 में गुणा कराओगे तो 100, और 13 13 में कितना हो जाएगा 169, ठीक है। 100 से कोई चीज बढ़ती है तो प्रतिशत ही होती है अपने आप में, तो यहाँ पे 69% ही आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे। ये कहां से निकाला, ये जरूर ध्यान रखना है, वृत्त का सवाल तो है, ये क्षेत्रफल का भी मतलब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन आप प्रतिशत के इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई नहीं, क्यों करा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ना वृत्त का, क्या होता है बताओ भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, होता है ना, होता है। तो रेडियस में अगर कोई परिवर्तन करा जाएगा तो इसका मतलब है कि रेडियस कितनी है यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 बार परिवर्तन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसी का भी हो 2 बार परिवर्तन करने को मिलेगा, 2 यूनिट 2 विमाओं में हमेशा परिवर्तन होता है, ये वृत्त का है। इसी तरह से अगर वृत्त की जगह यहाँ पे होता वर्ग, ठीक है, अगर वृत्त की जगह होता यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ग,
तो वर्ग का भी यही आंसर आता है, नहीं कोई परिवर्तन ना होता। अगर ये वर्ग होता तब भी सवाल पे कोई परिवर्तन ना पड़ता, आंसर पे कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। बस वर्ग हो जाता तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बस इसका भी क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, समानुपाती होता है भुजा के, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये हो जाता भाई 30% की, यहाँ त्रिज्या की जगह क्या हो जाता, भुजा हो जाता, बस एक वर्ग की भुजा, भुजा में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्षेत्रफल होता है भुजा के वर्ग के। तो अभी आंसर यही आता, समझ में आ गई ना, आगे वर्ग होने पे भी कोई आंसर ना बदलता। अगर आयत होता तो बदल जाता है, नहीं तो उसमें क्योंकि आयत में दो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है तो उसका आंसर अलग तरीके से आएगा, उसमें दोनों बताएगा आपके लिए। अगर आयत का कोई सवाल आएगा तो आपके लिए बताएगा कि भाई लंबाई में इतनी कमी हुई है वृद्धि हुई है, और चौड़ाई में इतनी कमी है वृद्धि हुई है, ठीक है। चलो एक सवाल करके दिखाओ, नहीं एक आयत की, एक आयत की लंबाई में 20% की तथा चौड़ाई में 30% की, 30% की वृद्धि करने पर, 30% की वृद्धि करने पर, 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इसे करो, है नहीं, सिंपल सवाल है, जल्दी से कर दो। कितना आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गई ना, आ गई। चलो देखो आ जाओ, एक आयत की लंबाई में 20%, अब ये आयत है, नहीं आयत ऐसा होता है, देखो लंबाई ये वाली होती है और ये चौड़ाई होती है, ठीक है। अब लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है क्षेत्रफल में बतानी है, तो क्षेत्रफल में फिर से मैंने बताया 2 बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब कोई से तरीके से कर दो, है नहीं, देखो एक तो फॉर्मूला वही है प्लस माइनस वाला, 20 30 जोड़ो 50 हो गया, फिर 20 की 30 की गुणा बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही आपका हो जाएगा, नहीं आप ऐसे कर दो 20 + 30, ये भी मेथड अच्छा है, कोई बुरा ना है, 20 × 30 बटे 6 कर दो, मतलब 100 कर दो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 20 और 30 50, और ये 6, तो कितना हो जाएगा, 56%। बुराई कुछ ना है इस मेथड से भी करने पे, नहीं कोई दिक्कत ना है, आप उससे करोगे तो उससे भी हो जाएगा। देखो 120 100 पे बढ़ाओगे, और 100 पे बढ़ाओगे 30, तो 130 और बटे कितना आ जाएगा, 100, ठीक है, परसेंट लगी जाएगा अपने आप ही। तो देखो 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, और 12 13 की गुणा करानी है बस, तो 13 दूनी 26, ये 156% आ जाएगा, यानी 156%। अब 100 से कितना ज्यादा है, ये 56 ज्यादा है, तो 56% की हम मान लेंगे कि क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, ऐसे भी सही है। और उससे करोगे आप तो अभी आंसर आ जाएगा, है नहीं, फ्रैक्शन में तोड़ के। लेकिन कहीं पे ये होगा, कहीं फ्रैक्शन वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ना 20% और 30%, ये इनके ऊपर काम करता है। ये वाला मेथड भी सही है अगर सिंपल सिंपल वैल्यू हो तो, अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो फिर ये वाला भी बेकार हो जाएगा और ये वाला भी बेकार हो जाएगा, फिर हमें जाना पड़ेगा फ्रैक्शन वाली वैल्यू पे, ठीक है। एक सवाल में दे रहा हूँ, चलो फ्रैक्शन वाला, यानी तब तुम्हें पता चलेगी। एक सवाल लिखो तब मैं बताऊं। सारा का सारा जो कमाल है ना मैथ में, वो है नंबर्स का। नंबर्स कैसे हैं, अगर आपका सवाल कोई भी हार्ड होना है तो वैल्यू से हो जाता है। वैल्यू कितनी हार्ड दे रखी है, देखो एक आयत की, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 11 सही 1/9% की वृद्धि तथा तथा चौड़ाई में, तथा चौड़ाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है। इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। अब ये करके दिखाओ, देखो सिंपल है, आराम से कर लोगे तुम लोग। अब कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, कौन सा तरीका अपनाना है, बस ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, जिससे आसान पड़े वो लगाओ।
चलो आ जाओ, मैं समझा दूंगा। नहीं देखो, अब सारा वैल्यू का कमाल है ये वाला 11 से 1/9 का। अब मान लो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, नहीं देखो प्लस माइनस ये वाला लगाओगे, नहीं तो हो तो जाएगा इससे भी 11 सही 1/9, फिर प्लस ये वाला 14 सही 2/7, फिर क्या करोगे प्लस लगाओगे, फिर इनकी गुणा करोगे, नहीं तो इनकी और इनकी गुणा करानी पड़ेगी, फिर ये तो हो जाएगा 100/9, यानी गुणा 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 7, और बटे में क्या लगाओगे 100 लगाओगे। ठीक है, ऐसे तो करते। अब ये फिर से कितना हो जाता 100/9 प्लस ये हो जाता 100/7। इसे सॉल्व करते तो कितना आ जाता है, देखो 100 से 100 कट जाता क्योंकि इसके बटे में बने नहीं, तो ऊपर हो जाता 100 और नीचे आ जाता 9 7 63। ठीक है, अब सब में एलसीएम के लेते आप 63 लेते, 63 लेता तो 9 से 7 बार जाएगा, 7 की गुणा होती तो 700 हो जाता, 7 से यहाँ पे भाग देते तो कितना 9 बार जाता है, नहीं 9 से इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाता 900 आ जाता, 63 से काटे तो एक बार और ये एक की गुणा हो जाएगी 100 में, तो कुल मिला के कितना आ गया 900 और ये कितना हो जाएगा 1700 हो गया, और 1700 बटे कितना हो गया 63 हो गया। इतने परसेंट आंसर आ गया। अब देखो एक तरीका अपना क्या था, वो वाला 100 पे बढ़ाने वाला, 100 में ऐसे जोड़ो और 100 में ऐसे जोड़ो तो भी दिक्कत होगी वहां पे सोल्व करने। इससे अच्छा है अब ये दोनों ही मेथड सही ना है, ना ये वाला ना ये दूसरा वाला, अब कौन से पे जाना पड़ेगा तीसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। तीसरा मेथड क्या था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हमें पता है कितनी होती है 1/9 होती है। ठीक है, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1/7 होती है। ठीक है, अब वृद्धि करनी है तो 9 पे 1 बढ़ा दो, तो हम क्या लिखेंगे 9 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की वृद्धि हो जाएगी, 7 पे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 से 1 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, बस इतना ही करना था। अब देखो 9 7 63 और ये कितना हो जाएगा 10 8 80। अब 63 वैल्यू थी 80 हो गई, कितने की वृद्धि हो रही है तो आप लगा लो भाई 17 की वृद्धि हो रही है, कहां से हो रही है 63 से हो रही है। अब क्या करना है गुणा 100% करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये डायरेक्ट ही आगे देखो आपका 1700%, 1700/63%। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों जगह एकदम आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आसान होगी, छोटी वैल्यू आ गई और एकदम डायरेक्ट आंसर आ गया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक सवाल में दे रहा हूँ, इसे आप पकड़ना कैसे कैसे करोगे आप। एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 25% की 25% की कमी की गई है, 25% की कमी की गई है। इसकी चौड़ाई में, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, चौड़ाई इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। अब ये सवाल करके दिखा दो भाई, कितने बच्चे इस सवाल का सही सही आंसर देंगे। एक आयत की लंबाई में 20-25% की कमी की गई है, यानी यहाँ पे कमी की गई लंबाई में, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो मैंने तुम्हें कई बार तरीका यही बताया था, एक आयत की लंबाई में 25% की कमी की गई है। ठीक है, 25% की क्या हो रही है कमी, बस यही पकड़ना होता है। 25% का मतलब क्या है बताऊं, 25% का मतलब जग जाहिर है कि 1/4 होता है। अगर मैंने बोला था कि यहाँ पे कमी बोले, एक ही बार बोले कमी है वृद्धि, तो फिर आप यहीं पे कमी कर दो। देखो कमी बोलेगी तो 4 में 1 की कमी कर दो, 4 में 1 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 ही आपका आंसर है बस। अब 1/3 का प्रतिशत बना लो, 1/3 का प्रतिशत क्या होता है 33 सही 1/3%। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आगे ना आ गया, कितना टाइम लगा कुछ भी ना। या फिर आप ऐसे करते भाई 25% का मान कितना होता है 1/4, 4 से 1 की कमी की गई है, नहीं 4 से 1 पे कमी करोगे तो 3 पे पहुंच जाओगे। अब कह रहा है कि भी 3 से 4 पे आना है, तो बताओ कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी 3 से, और गुणा 100% कर लो तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। कैसे ही कर लो, ठीक है ना। ठीक है, अब भूल गए तुम भाई ये वाला मेथड भूल गए, ये वाला जो तरीका मैंने बताया था, कुछ भी ना करना, बस आप यहाँ पे देखो, अगर वृद्धि होती तो बढ़ा देते बस यहाँ पे, और बढ़ा के आंसर आ जाता। चलो अगला सवाल करके दिखाओ, अब भूल जाते हो ये उतार लो। इसी सवाल में चलो, ये सवाल यही रहने दे रहा हूँ, बस वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, आप करके दिखाओ। एक आयत की लंबाई में
12.5% की कमी की जगह बस वृद्धि कर लेना, ठीक है। ये सवाल आप करके दिखाओ। एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई है, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए, कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब तो बता दो आंसर, ये अब तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब सवाल क्या कर दिया मैंने, एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई है, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सवाल भी ऐसे होगा भाई, आप 12.5% लिखो, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, कितना होता है 1/8। क्या बोला है वृद्धि, तो 8 पे आप 1 जोड़ दो, 8 पे 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1/9। बस यही समझ लो आंसर आ गया, अगर आपको प्रतिशत याद है तो। अब 1/9 की प्रतिशत क्या होती है, 1/9 को प्रतिशत अगर याद है तो आप डायरेक्टली लिख दो, कितने लिखोगे 11 सही 1/9%। अगर ये वैल्यू याद ना है तो क्या करोगे, फिर 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल है। इससे आप डिवाइड करोगे, 9 से 100 को डिवाइड करोगे तो इतना ही आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इतने आसान तो सवाल हैं और इतने आसान तरीके हैं, फिर भी आप पता नहीं कहाँ गलत कर देते हो। अब आगे चलें इससे भाई, आगे चले ना, ये बताओ आयत के सवाल हो गए, वृत्त के हो गए, वर्ग के भी समझ में आ गए। अब बेलन पे चलें, बेलन के आयतन पे। बेलन होता है एक है नहीं, और एक होता है शंकु, और एक होता है गोला, ठीक है। करें रफ करें, इससे अगला सवाल जैसे ही अभी अपने आयतन में कर, क्षेत्रफल में कर रहे हैं, ऐसे आयतन के भी सवाल आते हैं, ठीक है। आयतन के भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। देखो एक मैं सवाल दे रहा हूं, जैसे बेलन का ही सवाल दे रहा हूं, एक बेलन, एक बेलन की त्रिज्या में, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि की गई है, तथा इसकी ऊंचाई में, तथा इसकी ऊंचाई में 10% की, 10 की जगह कुछ और लिख लो, 10 की जगह लिख लो 20%, इसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है, की गई है। इसके आयतन में, इसके आयतन में, इसके आयतन में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन देखने को मिलेगा आयतन में, 32। अब देखो इसे करोगे कैसे, ये समझ लो पहले। नहीं आप ना सबसे पहले बेलन समझो, बेलन क्या होता है। देखो बेलन के बारे में समझा दूं है नहीं, जो बेलन मैथ की भाषा में जो बोलते हैं बेलन, वो इस तरह की आकृति होती है, ठीक है। बेलन कोई पाइप नुमा जो संरचना होती है उसे क्या बोला जाता है, बेलन बोला जाता है। कोई भी पाइप हो, गोल पाइप है नहीं, तो ये गोल पाइप मैंने बना दिया। अब इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो होगी ऊंचाई, ठीक है। इसे इस तरह से नोट कर लो आप चाहे, ये होती है ऊंचाई h, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो गोल सरफेस होगी, गोल चीज है तो नीचे जैसे ये गोल चीज है, तो इसमें ये गोल गोल की इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, ये गोल, तो ये नीचे वाली रेडियस होगी इसकी, नहीं कुछ ये वाली रेडियस, तो ये r और ये h का कमाल है सारा। अगर हम इसके बात करें क्षेत्रफल में क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बताओ किसी को याद हो, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का आप क्षेत्रफल देखना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें ये देखना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन कब होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा रेडियस में परिवर्तन होने से और ऊंचाई परिवर्तन होने से, ठीक है। लेकिन अब रेडियस में और हाइट में क्या अंतर है, जो त्रिज्या होगी उसमें तो 2 बार परिवर्तन होगा, और जो हाइट होगी उसमें 1 बार परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो रेडियस कहाँ पे, तो रेडियस है अपनी ये वाली जो है, रेडियस में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है, 10% का, तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। और 20% का क्या है ऊंचाई, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो हम दोनों जगह क्या करेंगे वृद्धि, तो देखो 10 पे 1 वृद्धि करेंगे, तो 10 पे 1 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 10 से वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ये हमने रेडियस में परिवर्तन देख लिया। 2 बार क्यों करा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस का 2 बार योगदान होता है। अब बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई की पावर कितनी, एक ही, तो इसका मतलब एक ही बार इसमें परिवर्तन होगा। और ऊंचाई में कितना परिवर्तन हो रहा है 20% का, तो 20 का मतलब है कि 5 पे 1 की वृद्धि कर देंगे, तो 5 पे जब 1 की वृद्धि करेंगे तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 6 की। अब बस आयतन ही तो निकालना है, आयतन पहले कितना था और अब कितना है,
तो पहला आयतन कितना था, इनकी सबकी गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 10 ढाई 100 पंजे 500। बाद में कितना हो गया है तो इसकी गुणा करा लो, 11 11 121 और 6 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 6 एकन 6 6 दूनी 12 और 6 एकन 6 726 आ गया। अब देखो पहला आयतन ये था, अब आयतन इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया, कितने यूनिट आयतन बढ़ गया, तो देखो आप यहां से देख रहे हो 500 से 726 वैल्यू हो गई है, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है 226 वैल्यू बढ़ गई है। कहां से बढ़ी है 500 से, तो इसे लगाओगे आप बटे में और गुणा क्या कर दोगे, प्रतिशत में बताना है हमें तो बटे गुणा 100% कर देंगे। अब इसे बस आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, ठीक है 2 बचेंगे 26 हो जाएंगे, अच्छा 25, फिर कितना बचा 1 और बटे में क्या लगा दो आप बटे 5, ठीक है, या फिर आप पॉइंट भी लगा सकते थे, नहीं आप ऐसे लगा लो, पॉइंट लगा लो, कितना बचा 1, पॉइंट लगाने से कितना हो जाएगा 0, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और इतने परसेंट, तो ये आपका आयतन इतने परसेंट की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो फिर आप ऐसे करोगे, बताओ समझ में आया ना आया, पूरा आंसर सही समझ में आ गया। हाँ तो ये चीज आप ध्यान रखा करो, वैल्यू आप सही करके लिखा करो। ये समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया बेलन का कॉन्सेप्ट, भाई बेलन का ये फॉर्मूला याद रखना, ये सारा फॉर्मूले पे डिपेंड रहेगा, नहीं आपका जो बेलन का फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, शंकु का जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका मतलब उसमें भी अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस में 2 बार ही परिवर्तन होगा और ऊंचाई में एक ही बार होगा। मान लो अगर इस बेलन की जगह में अगर यहाँ पे शंकु लिख दूं तो अभी कोई फर्क ना पड़ेगा, आंसर यही आएगा। सही है बात, ठीक है। अब चले फिर एक सवाल शंकु का कराएं, ठीक है, शंकु का भी ऐसे ही करना है, ये उतार लो जल्दी से गौर से पूरा सही करके। देखो यहाँ पे तो मैं बस वैल्यू चेंज करूंगा हल्का सा, भाई मैं पूरा क्यों लिखूं, मैं तो बस थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं। देखो बस हल्की सी मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैं कर दे रहा हूँ शंकु, ठीक है, एक शंकु की त्रिज्या में 12.5% 12.5% की वृद्धि 12.5% की वृद्धि की गई है, ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई में 10% की, यहां पे लिख लेना कमी की गई है, 10% की कमी की गई है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सवाल अब ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक शंकु की त्रिज्या में 12.5% की वृद्धि की गई है, इसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन देखने को मिलेगा। जल्दी से करो, जल्दी से इस सवाल का आंसर दो। ये भी अभी वाला जो सवाल करवाया उसी की तरह होगा, ठीक है, क्या मतलब फॉर्मूला होता है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो आयतन में जो परिवर्तन होगा ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो वॉल्यूम जो समानुपाती होता है आयतन वो डायरेक्टली समानुपाती किसका होगा, रेडियस के और ऊंचाई के, तो आप तो सिर्फ रेडियस पे ध्यान दोगे और ऊंचाई पे ध्यान दोगे। 1/3 जो पाई है वो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, प्रतिशत में इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई योगदान न रहता है। तो जल्दी से करो, शंकु कैसा होता है, शंकु आपने देखा ही होगा, यानी जोकर की टोपी आपने देखी होगी, ठीक है, जोकर की जो टोपी होती है उस तरह का ही होता है। देखो ये इसकी रेडियस होती है, ये तो बन जाएगी आर, और ये होती है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसे, और ये होती है हाइट इसकी। तो ये 3 चीजें इसमें, हाइट और तिरछी ऊंचाई और रेडियस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आयतन निकालोगे तो इसमें तिरछी ऊंचाई का रोल ना है, बस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और एच का योगदान है बस। जब संपूर्ण प्रश्न निकालते हैं तब पाई आर एल फॉर्मूला लगता है, तब जरूरत पड़ेगी आपको एल की। तो ये बन गया होगा है नहीं, इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान करके आप बनाओ। 1 चलो मैं करवाऊंगा, नहीं आप देख लो एक बार, आप आंसर अपना मैच कर लेना। ये सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 12.5%, 12.5% क्या लिखी हुई है वृद्धि, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 8, तो मैं क्या करूंगा, ये रेडियस है ना, तो इसका मतलब त्रिज्या, त्रिज्या में क्या कर दूंगा मैं वृद्धि, कितनी वृद्धि हो जाएगी 8 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9, 8 पे 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 9, फिर ये वृद्धि कितनी बार करनी है 2 बार, क्यों करनी है, क्योंकि रेडियस की पावर 2 है, तो 8 से हम 2 बार वृद्धि करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। अब एच पे आ जाओ, ऊंचाई, ऊंचाई में क्या की गई 10% की कमी, तो इसका मतलब 10% की अगर कमी होगी तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो 10 से कितनी कमी हो जाएगी, 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बस आयतन निकाल लो, इधर 8 8 की गुणा 64, 64 से कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। अब इधर देख लो 9 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आता है 729 आता है, 9 का जो घन होता है 729 होता है। अब देख लो ये मान कितना बढ़ गया,
तो ये मान देखो कितना बढ़ गया भाई, 640 से 929, तो 9 में से 0 गया तो 9, 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ बचा 6 में से 6 गया तो 0। ठीक है, 89 की वृद्धि होगी। ये कहाँ से वृद्धि हुई है? 640 से। अब गुणा करोगे आप 100%, तो देखो 0 से 0 काट लो, 2 से काटोगे तो ये कट गया 32 बार, और 2 से ये काटोगे तो कट गया 5 बार। ठीक है, अब कुछ कटेगा ना, तो 5 नेम 45 और 5 अट्ठे 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, और बटे में कितना आ जाएगा 32, तो इतने प्रतिशत आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो 32 का कितना बार जाएगा, यहाँ से देखो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है ना, अब कितना बचा आगे 5, देखो 32 एकम 32, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, आगे कितना है 5। अब 32 का पहाड़ा पढ़ो ऐसे ही, मतलब 125 तक, तो 32 तिया कितने होते हैं 96, और 32 चौक कितने होते हैं, तो चौक बार चला जाएगा, तो चौक बार कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। भाई ये तो ज्यादा जा रहा है, नहीं 128 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 बार ही जाएगा, तो 3 बार लिख दो इसमें, तो 3 बार जब जाएगा तो कितना जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 हो जाएंगे। अब इसे घटा दो, तो 4 तो ये और 25 ये 29 बचा, और बटे कितना आ जाएगा 32। तो या तो आप इतना लिख दो 13 सही 29/32%, या फिर आपका आंसर इतना लिख दो। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। करो जल्दी से। तो ये हो गया शंकु का, शंकु हो गया, और तुम्हारा बेलन हो गया। नहीं, अब एक गोला का करा दे रहे हैं। ठीक है, गोला जो होता है, गोला का क्या होता है, गोला का फॉर्मूला, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो वहां पे केवल रेडियस का रोल है नहीं, लेकिन 3 बार गुणा होगी। ठीक है, अब एक गोले का सवाल करवाते हैं, उससे इसे लिख लो जल्दी से। एक सवाल करो आप, गोला, गोला कौन सा गोला, खाने वाला गोला ना। हाँ, एक गोला कई तरह के होते हैं, बम गोला यानी खाने वाला गोला। अब वही खाने वाले गोले चल रहे हैं इस समय, दिवाली का सीजन चल रहा है। चलो देखो, इससे अगला जो सवाल है वो है गोले का। एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर, 10% की वृद्धि करने पर, करने पर इसके आयतन में, इसके आयतन में, इसके आयतन में कितने प्रतिशत, इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसे करो, ये गोले का है। ठीक है, गोले का फॉर्मूला होता है, देखो गोला वृत्त में अंतर होता है। नहीं, वृत्त जो होता है जैसे चूड़ी नुमा संरचना होती है बिल्कुल, लेकिन गोला जो होता है 3D आकृति होती है। नहीं, वृत्त जो होता है 2D होता है, और गोला क्या है 3D है। मतलब जैसे फुटबॉल देखी होगी आपने, वो आपका क्या है वो गोला है। तो गोला जो होता है ना, इस तरह से आयतन होता है, उसका आयतन निकालते हैं, और उसकी जो रेडियस होती है ये होती है। नहीं, इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब है देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, सारा का सारा जो रोल है वो किसका है, रेडियस का है। तो जो आयतन जो समानुपाती होगा, यानी आयतन डायरेक्टली समानुपाती होगा किसके, इसकी त्रिज्या की तृतीय घात के, त्रिज्या की जो तृतीय घात होगी उसके डायरेक्टली समानुपाती होता है आपका आयतन, किसका, गोले का। अब इसका मतलब है जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा वो हमें 3 बार करना पड़ेगा। तो त्रिज्या कितनी परिवर्तन हो रहा है, 10% की क्या हो रही वृद्धि, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अब 10% की वृद्धि करनी है तो 10 पे 1 की वृद्धि करनी है, तो देखो 10 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, और ये कितनी बार बढ़ाना है हमें, 3 बार बढ़ाना है। 10 से 11, 10 से 11, 3 बार कर दो, इधर गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 10 10 की गुणा 1000, 11 11 की 3 बार गुणा करते हैं तो 11 का घन कितना होता है 1331 होता है। अब 1000 से ये वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो 1000 से आपको ये वैल्यू नजर आ रही होगी 331 बढ़ गई है। कहां से बढ़ी है 1000 से। अब इसे प्रतिशत में ले आओ जी, 100% पे कितनी बढ़ रही है, नहीं तो ये प्रतिशत बन जाएगा, तो 2 जीरो तो इसके खत्म हो जाएंगे, और 10 से भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा 33.1%, यानी आयतन इसका 33.1% बढ़ गया। तो ये भाई साहब गोले गोले का सवाल हो गया। यहां तक क्लियर, ठीक है। रफ करें फिर, यानी ये वाला। अब थोड़े अलग टाइप के सवाल ले लें, यानी ये तो समझ में आ गए ना सारे, क्षेत्रफल वाले और आयतन वाले। ये चीज ए का मान, ए का मान बी से 5 गुना है, 5 गुना है,
तो बी का मान ए के मान का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ए का मान बी से 5 गुना है। ए का मान बी से 5 गुना है, तो बी का मान ए के मान का कितने परसेंट है? इसे बताओ, सिंपल सवाल है। बताओ भाई जल्दी से। देखो अब इसे कैसे करोगे, है नहीं, ए लिख लो और बी लिख लो। आप तो पहले की तरह करो, ए का मान कितना है? बी से 5 गुना। तो अगर 1 होगा ये बी, तो ये कितना हो जाएगा? 5 होगा, 5 गुना हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था? बी का जो मान है वो ए के मान का कितने गुना है? तो देखो बी का मान है कितना? 1। ठीक है, किसके मान से बात कर रहा है? ए के मान का। तो ए के मान का जिसका पूछ रहा है उसका मान कहां पे लगाएंगे हम? बटे में। और गुणा क्या करेंगे? अब 100% बस। तो कितना आ जाएगा भाई? 5 से काट लो, 20% आंसर आएगा। समझ में आ गई ना? आ गई? 20 ही लाए थे तुम तो, कुछ और ही आंसर दे रहे थे। 80 अंतर आ जाता है सवाल में। देखो अगर इसने बोला है कि ए का मान बी का मान ए के मान का कितना परसेंट है ना, ये सवाल है। अगर ये सवाल ऐसा होता, बी का मान, है नहीं, ऐसा होता बी का मान ए के मान का ए के मान से, यानी ए के मान से कितने प्रतिशत कम है। अगर ये बोला होता, यानी बी का मान जो है ए के मान से कितने परसेंट कम है, ऐसे बोला होता, तो आप क्या सोचते कि भी ए का जो बी का जो मान है ए से कितना कम है? तो 4 कम है। किससे बात हो रही है? 5 से। तो गुणा 100% कर दो, तब तो आंसर आपका सही आता। 80% आपने सही आंसर बताया था। तो इस सवाल का आंसर दिया था आपने। मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा ही ना भाई बी का मान ए के मान से कितने परसेंट कम है। मैंने तो आपसे ये पूछा है ना कि बी का जो मान है ये बता दो, ये जो मान बैठा है इसका कितना परसेंट है। तो इसका मतलब इसका बताना है। 5 का एक कितना परसेंट बनेगा? 20% ही पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है। ये लैंग्वेज बदलता रहता है सवाल की, लैंग्वेज पे आपको ध्यान रखना है। ये लैंग्वेज में खेलेगा आपसे। आपसे क्या पूछ सकता है और क्या बदल सकता है इसमें? ठीक है, ये पूछ सकता है ए का मान, है नहीं, ए का मान बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ रही ना? आ रही है? ए का मान बी के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो ए कितना फालतू लेके बैठा है? इससे 4 फालतू लेके बैठा है। किससे बात हो रही है? बी से। तो आप बटे में ये लगाओगे और गुणा 100% कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? 400%। तब ये जो मान लेके बैठा है इससे कितने परसेंट ज्यादा लेके बैठा है? 400% मान ज्यादा लेके बैठा है। तब ऐसे करोगे। तो ये सवाल की लैंग्वेज पे जरूर ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो इससे अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप करके दिखाओ। आप जब तक लैंग्वेज सवाल की ना पकड़ के चलोगे तब तक आप सवाल गलत करते रहोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे आप। ये सवाल करके दिखाओ। एक बगीचे में 60% 60% नारियल के पेड़ हैं। 60% नारियल के पेड़ हैं। 60% नारियल के पेड़ हैं। नारियल के नारियल के पेड़ के नारियल के पेड़ के 25% आम के पेड़ हैं। ठीक है, नारियल के पेड़ के 25% आम के पेड़ हैं, तथा आम के पेड़ के आम के पेड़ों के, या पेड़ों के लिख लेना, आम के पेड़ों के 20% सेब के पेड़ हैं। ठीक है, सेब के पेड़ हैं। सेब के पेड़ हैं। बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या, बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या 4500 है। 4500 है। तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं?
कुल कितने पेड़ हैं? भाई सिंपल सवाल है, आप जल्दी से करके दिखाओ। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ों के 25% आम के पेड़ हैं तथा आम के पेड़ों के 20% सेब के पेड़ हैं। बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या 4500 है, तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? करो जल्दी से। 1 लाख 1 लाख। चलो मैं कराऊं, आ जाओ, देखो समझ लो सॉल्यूशन। भैया तो 90,000 है। भाई सॉल्यूशन देखो आप, सब लोग आप अपना अपना चेक कर लेना आंसर, सॉल्यूशन देख लो। एक बगीचे में कितने 60% नारियल के पेड़ हैं, तो आप बगीचे में बताओ कितने पेड़ मान लूं मैं? एक्स मान ले रहा हूं। ठीक है, एक्स मानने में कोई दिक्कत तो ना है? एक्स मानने में कोई दिक्कत तो ना है किसी को? तो एक्स मान लिया मैंने। क्या मान लिया? बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? एक्स पेड़ है। अब इसका अगर मैं 60% निकालूंगा, 60%, तो ये पेड़ किसके आ जाएंगे? नारियल के पेड़ आ जाएंगे। ये 60% नारियल के हो गए। अब अगर इसका जो नारियल के पेड़ है उसका आपने 25% निकाला, तो किसके आ जाएंगे? आम के पेड़ आ जाएंगे। ये किसके हो गए? नारियल के हो गए। अब इसका मैं क्या निकाल दूं? इसका निकाल दूं 25%, तो अब ये किसके आ गए? आम के आ गए। और आम के पेड़ों के कितने? 20%। आम के पेड़ों के कितने? 20%। अगर मैं निकाल दूं तो किसके पेड़ों की संख्या आ जाएगी? सेब के पेड़ों की संख्या। और सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है? 45, तो 45 दे रखी है मुझे, बस। अब ये ना निकाल सकते एक्स का मान? आराम से निकाल सकते हो भाई। देखो सॉल्व कर दो, पहले आप सॉल्व करो। 25 चौका 100, ठीक है। 4 से आप इसे काटोगे तो 4 पंजे 20, 5 से इसे काटोगे तो 5 नेम 45, ठीक है। 900 हो गया। और अब कौन सा कट जाएगा? देखो जीरो से ये वाला जीरो काट लो, ठीक है। समझ में आ गई ना? आ गई। अब 6 से उधर काट दो, 90 कट जाएंगे 6 से ये वाले। देखो 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 एकन 6, और कितना बचेगा? 6 पंजे 30 और एक जीरो, ठीक है। कुल मिलाकर कितना आंसर आ जाएगा? एक्स का मान निकालोगे तो यहाँ से कितने बचे? देखो 10 तो ये बचे, और 100 ये, और 150 उधर है। देखो 150 ये रहे, 100 ये रहे, और 10 ये रहे, ठीक है। बाकी तो सब कट ही गया, बस इसकी गुणा करानी है। तो 15 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितनी संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कितने हो गए? 1,50,000, 1.5 लाख आंसर आ गया। यानी टोटल जो बाग में पेड़ है वो कितने हैं? 1.5 लाख, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऐसे निकाल लो। एक तरीका 100 मान का होता है, 100 मान के भी करा दूंगा, पहले आप इससे उतार लो, ठीक है। ये वाला तरीका समझ में आया ना? ये बताओ पहले तो। मैंने क्या, देखो सबसे पहले क्या करा मैंने? कुल पेड़ मान लिए, है नहीं? कुल पेड़ मान लिए एक्स। इसका अगर मैंने 60% निकाला तो सिर्फ साफ साफ बोल रखा है कि नारियल के पेड़ कितने? 60% है। तो मैंने इसका 60% निकाला तो नारियल के आ गए। अब नारियल के पेड़ की संख्या इतनी आ गई, जितनी भी हो हमें क्या बता। इसका अगर मैंने 25% निकाला तो किसके पेड़ आ जाएंगे? आम के पेड़ आ जाएंगे। अगर आम के पेड़ों का फिर 20% निकाला तो फिर किसके पेड़ आ जाएंगे? सेब के, और उनकी संख्या दे रखी है जितनी दे रखी हो, ठीक है। फिर सॉल्व करके बाकी इतना करना है। बात होगी क्लियर? उतारो जल्दी से। मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, है नहीं? 100 मान के जो करते हैं कुछ बच्चे, 100 मान के भी करते हैं, उसे भी समझ लो। 100 मान के आप कैसे करोगे? ठीक है, देखो 100 मान के ये सवाल ऐसा होता है, आपने कुल पेड़ बाग में कितने मान लिए? 100 मान लिए, ठीक है। मैंने क्या मान लिया? कुल पेड़ 100 मान लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब 100 में से क्या करोगे आप? 60% कितने है बगीचे के, तो 100 का 60 कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। बात समझ में आई ना? आई तो ये किसके पेड़ आ गए? नारियल के, ठीक है। नारियल के पेड़ आ गए। ये तो आपने क्या मान रखे हैं? कुल पेड़ मान रखे हैं 100, तो ठीक है। बात समझना इसे। अब इसे देखो, अब इसने क्या बोला है? आगे क्या बोला है? नारियल के जितने पेड़ है उसका आपने अगर 25% निकाल दिया तो किसके आ जाएंगे? आम के आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नारियल के कितने हैं बताओ? नारियल के कितने हैं? 60, और 60 का मैंने कितना निकाल दिया? 25%। 25% तो कितना आएगा? 25 चौका 100, और 4 से 60 को काटो तो कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब ये 15 पेड़ किसके आ गए? ये 15 पेड़ आ गए आम के, ठीक है। आम के आ गए। फिर उसने क्या बोला है? तीसरी बात क्या बोली है? आम के पेड़ जितने भी हैं, आम के पेड़ों के अगर 20% आपने निकाल दिया तो किसके पेड़ आ जाएंगे? सेब के पेड़ आ जाएंगे। तो आम के पेड़ कितने हैं? 15, और 15 का कितना निकाल दिया मैंने? 20%। 20% आपने निकाल दिया तो कितना आएगा? देखो 20 पंजे 100, और 5 से काटो तो कितना आ गया? 3। तो इसके बाद सेब के पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। आ गई ना? आ गई। सेब के पेड़ कितने आ गए? 3 आ गए। सेब के पेड़ 3 आ गए, और यही संख्या आपको दे रखी है सवाल में, कितने दे रखी है? 4500। तो 3 का मान कितना है? 4500। एक भाग कितना आ जाएगा? एक भाग आ जाएगा 1500। एक भाग 1500 आ गया। कुल पेड़ कितने हैं? 100 भाग, तो 100 में गुणा करा देंगे 1500 की, तो कितना आंसर आ जाएगा? 15 के आगे फिर से देखो आपके 4 जीरो लग गए, यानी कि 1.5 लाख। 1,50,000 संख्या होगी आपके कुल पेड़ों की।
ये दूसरा तरीका है ना, ये भी अच्छा लगा होगा तुम्हें। चलो भाई एक सवाल और करके दिखावा नहीं, ऐसा ही सवाल मैं एक और दे रहा हूं, देखो आप किस तरह से पकड़ पाओगे। भाई आप ये सवाल करके दिखाओ, चलो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे नहीं। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर तथा शेष का 10% बच्चों की पढ़ाई पर तथा शेष का 20% किराए पर खर्च करता है। शेष का 20% किराए पर खर्च करता है और 10,000 रुपए की बचत करता है। उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है? इसे दोनों तरीके से किया जा सकता है, आप कैसे कर लो, 100 मान के कर लो या वैसे कर लो x मान के, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। करके दिखाओ जल्दी से। एक व्यक्ति अपनी आय का 40%, आ जाओ भाई समझ लो है नहीं, ये सवाल देखो कैसे करो, देखो समझो है नहीं, उसकी मैंने कुल आय मान ली 100 रुपया, ठीक है, कितनी आय मान ली 100 रुपया, 40% तो भोजन पे खर्च कर दिया है नहीं, इसका 100 का 40 कितना हो जाएगा 40, तो ये किस पे खर्च हो गया 40 रुपया, तो इसने भोजन पे खर्च कर दिए सीधे सीधे, बोला है ना, बोला 40% भोजन पर, यानी अपनी आय का 40% किस पे कर रहा है भोजन पे, शेष का 10% है नहीं, शेष का 10% है नहीं, यहाँ पे होता शेष का 10%, तो देखो शेष कितना बचा बताओ, 100 रुपया थे, 40 रुपया खर्च कर दिए, तो शेष का 10% किस पे करेगा बच्चों की पढ़ाई पे, तो शेष कितने बचे, 100 में से 40 अगर खत्म हो गए तो कितने बचे 60, और 60 का कितना 10%, तो 10% इसका निकालो कितना बैठेगा, देखो 10% आप निकालोगे तो 6 बनेगा है नहीं, तो इसका मतलब है शेष कितना बचा था 60, और 60 में से कितना रुपया खर्च कर दिया इसने 6, तो कितना बचेगा 60 में से 6 रुपया खर्च करा है किस पे, 6 रुपया खर्च करा है बच्चों की पढ़ाई पे, ठीक है, आप बस पढ़ाई लिख दो यहाँ पे, ठीक है, बात होगी, पढ़ाई पे खर्च आ गया, तथा शेष का 20%, अब बताओ 60 में से 6 तो खर्च हो गया ना, तो कितना बचेगा, अब बचा 54, और अब इसने बोला है कि तथा शेष का 20% यानी 54 का 20%, तो 54 का 20% निकालो जी, 54 का 20% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, ये आ जाएगा नहीं, यानी कुल मिला के कितना आ गया 5 एकन 5, और आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 ढाई 50 हो जाएगा दशमलव, और 5 अट्ठे 40, ठीक है, 10.8 रुपया, 10.8 रुपया कहां पर खर्च कर दिया इसने, ये कर दिया किराए पे खर्च, ये लिख दो आप किराया, तो इसका 40 रुपया तो खर्च हो गया भोजन पे, ठीक है, 60 बचे, 60 का 10% इसने खर्च कर दिया पढ़ाई पे यानी 6 रुपए, अब कितना बचा 60 में से 6 के तो कितने बचे 54, यानी तो 54 का कितना 20%, 20% किराया, 20% 54 का जब 20% निकालेंगे तो कितना बना 10.8, और ये खर्च कर दिया किराए पे, ठीक है, अब इसकी बाकी खर्चा तो सारे कंप्लीट हो गए, फिर क्या कर रहा है 10,000 रुपए की बचत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सारा खर्चा है इसका, यानी तो 40 और 6 कितना हो गया इसका खर्चा, देखो भोजन पे कितना हो गया 40, ये हो गया 6, तो 40 और 6 कितना हो गया 46, 46 और 10 कितने हो गए, कुल खर्चा निकाल लो इसका, कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च हो गया इसका 56.8 रुपया, ठीक है, टोटल रुपया कितना था 100 रुपया कमा रहा था, तो 100 में से अगर इसका खर्चा घटा दिया जाए तो क्या बचेगी, इसकी बचत बचेगी, यानी बचेगी ना, बचेगी बचत, तो कितनी आ जाएगी, इसे घटा लो यानी दशमलव लगा के यहाँ से, तो हम घटाएंगे 99 प्लस 1 में से,
तो देखो एक में से 0.8 गया तो 0.2 बचेगा। 99 में से 56 घटा दो तो कितना बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 5 गया तो 4, तो 43.2 बचा। इस 43.2 का मान ही दे रखा है, ये बचत दे रखी है, ठीक है। तो 43.2 का मान कितना है, 10,000। एक का मान कितना बनेगा, एक का मान बनेगा 10,000 बटे 43.2, ठीक है। हमें कितना निकालना है, 100 भाग निकालनी है इसकी कुल, मतलब वो निकालनी है सैलरी, तो 100 भाग है, इसका मतलब हम 100 से और गुणा करा देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 10,000 के आगे हम कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा 43.2। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के इसकी जो आय आ गई, कुल आय वो आप इतनी लिख दो, कितनी आ जाएगी, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और बटे कितना आ जाएगा 432। काटा पीटी ज्यादा मत करो, इतना ही रहने दो, पेपर में आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी जो आपके आराम से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैंने अपनी तरफ से रखी है ना, तो इस वजह से ये मतलब ऐसी वैल्यू बन गई है, नहीं तो पेपर में आपको ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी जो आराम से कट जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई।